और चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के दिन की सबसे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा सरकार का आज है शपथ ग्रहण समारोह और पंचकुला के दशहरा मैदान में आज नायब सैनी दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब इसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह शामिल होंगे। कई प्रदेशों के सीएम इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सुबह 11 बजे से आपको बता दें इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो जाएगा। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कई प्रदेशों के सीएम आज इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री की भी मौजूदगी रहेगी इस ताजपोशी में। साथ ही साथ गृह मंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे, केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी रहेगी। और नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी अगर आप देखें तो तीसरी बार सरकार हरियाणा के अंदर बना रही है। तो आज का दिन बेहद खास है। तैयारियां हो चुकी हैं सभी तरह की और पंचकुला के दशहरा मैदान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के तमाम बड़े चेहरों की मौजूदगी रहेगी। इसके अलावा एनडीए शासित जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी रहेंगी। और भी आपको बता दें कि बड़े चेहरे आपको यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए दिखेंगे। तो 11 बजे से ये जो कार्यक्रम है उसका शुभारंभ हो जाएगा। हरियाणा सरकार का शपथ ग्रहण होना है, इसको लेकर के तैयारियां भव्य स्तर पर की गई हैं। अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन है। तकरीबन 50,000 लोगों के जुटने की यहाँ पर जो उम्मीद है वो बताई गई है। और इसको लेकर के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनज़र सिक्योरिटी आप भी देख रहे हैं कि बेहद चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण है, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी होगी, केंद्रीय मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इससे सुरक्षा बेहद चाक चौबंद है। और आज हरियाणा में नायब सिंह सैनी की ताजपोशी होनी है, जिसको लेकर के पंचकुला के मैदान में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो आज है शपथ ग्रहण और शपथ ग्रहण पर सबकी निगाहें हैं। एक तस्वीर इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा, लेकिन आज का दिन क्योंकि हरियाणा के लिए बेहद खास है, इसलिए इस पर चर्चा भी करते हैं। गुरमीत जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख कर लेता हूं। गुरमीत जी, स्वागत है आपका। गुरमीत जी, आज के दिन को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक लंबा इंतजार हो रहा था इस बात का कि भाई जो शपथ ग्रहण है वो कब होगा, कैसा होगा, स्वरूप उसका क्या होगा। आज वो तस्वीर पूरी तरह से साफ है। कैसे देखते हैं आज के दिन को और कितना अहम मानते हैं इसको? देखिए, निश्चित ही प्रदेश के लिए तो महत्वपूर्ण होता ही है। एक नई सरकार बनती है, प्रदेश के वासियों से कई नए वादे किए गए हैं और अब नायब सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। और उन्होंने कल, आप जानते हैं, नौकरी वाली बात भी करी है। हालांकि कई बार ये आज से 20 साल पहले ये नौकरी इस तरह से देने के अर्थ में नहीं कही जाती थी, जैसे अब सरकारें दावा करती हैं कि हम दे रहे हैं। एक नॉर्मल प्रक्रिया होती थी, उसमें चयन हो जाते थे। पर नौकरी एक इतना बड़ा मुद्दा रहा चुनाव में भी और खर्ची पर्ची का खास तौर पे। तो आपने देखा ही कि पहला ऐलान जो उन्होंने किया वो यही किया कि हम वो वादा पूरा करेंगे। और जो पेंडिंग रिजल्ट हैं, यहाँ तक कि उस वादे को पूरा करने के लिए उन्होंने जो समाचार आए हैं उसमें जो कैरेक्टर वेरिफिकेशन या जो मेडिकल होता था कि वो भी करवाना होता था और उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर देते थे, तो वो भी उन्होंने 3 महीने का उसके लिए समय दे दिया, केवल इसीलिए कि कम से कम एक मैसेज जाए। तो प्रदेश के लिए तो उस दृष्टि से प्रदेश की जनता अपना उम्मीद कर सकती है और ये उम्मीद कर सकती है कि आने वाला जो भविष्य है हरियाणा का वो सुखद होगा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इंप्रूव होगी। और जो वादे किए गए हैं, आपको मालूम है इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कई नए वादे किए हैं, जिनमें महिलाओं को 2100 रुपए देने वाली बात है और भी कई स्कूटी की बात है। तो अब वो वादे कब पूरे होंगे, अभी उन पे तो नेचुरली उन्हें समय देना होगा, क्योंकि वो शपथ लेंगे, फिर आप लोगों से प्रेस से बात करेंगे और फिर उसमें सवाल आएंगे, तब वो शायद उसमें कोई अपनी कार्य योजना बताएंगे। लेकिन उससे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो भारतीय जनता पार्टी के, अगर हम पार्टी के स्तर पर देखें, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद काफी हद तक ये प्रश्न उठाए गए थे कि अगर राज्यों के जो चुनाव हैं उनमें भी भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ था, जो सरकार तो लोकसभा में बनी लेकिन वो उस तरीके से रुका और जो विपक्ष है उसके हौसले बढ़े हुए थे और सब लोग ये माहौल का वो कर रहे थे कि अगर राज्यों में भी अगर भारतीय जनता पार्टी हार गई तो फिर केंद्र की सरकार पे भी फर्क पड़ेगा। तो वो जो माहौल था उसको बदलने में जम्मू कश्मीर में तो बनी सरकार, इंडिया अलायंस आप कह सकते हैं उसको। हालांकि उसमें भी कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन अच्छा रहा और उन्होंने कांग्रेस तो शायद उसका हिस्सा है भी नहीं। वो 8 जो विधायक बनी भी उनके नहीं, जीते लेकिन हैं अलायंस के तौर पे, अलायंस के तौर पे। जैसे मैंने आपको बताया कि कल वहां शपथ ग्रहण में भी राहुल गांधी मौजूद थे, मुलायम सिंह यादव मौजूद थे, संजय सिंह मौजूद थे। तो बहुत सारे इंडिया गठबंधन ने एक तरह से उसको लेने की कोशिश की और दो राय भी नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके साथ अलायंस में लड़ी थी, सीटें नहीं आई लेकिन।
लेकिन ज्यादा निगाह हरियाणा पे थी क्योंकि हरियाणा में एक सीधा मुकाबला था, और जम्मू कश्मीर वैसे भी अब यूनियन टेरिटरी होने के नाते वहां पर तो असली जो पावर्स हैं वो फिलहाल एलजी के पास ही हैं, तो वो एक अलग स्ट्रगल वहां चलेगा। लेकिन हरियाणा एक ऐसा राज्य था, फिर हरियाणा में बीजेपी के लिए चैलेंज बड़ा था क्योंकि 10 साल से सरकार थी, तो वो दिल्ली में आए ना आए एंटी इनकम्बेंसी की बात रहती है। लेकिन हरियाणा के मतदाता ने, मैं कई लोग ये कहते हैं जी इस बार चौंका दिया ये वो, हरियाणा के मतदाता लगातार चौंका रहा है। 2014 में कोई भी व्यक्ति ये मान के नहीं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे पावर में आएगी। 2019 में भारतीय जनता पार्टी का 75 पार का नारा इतना ज्यादा हल्ला था, वो ठीक उसी तरह का हल्ला था जैसे अब कांग्रेस का हल्ला था, तब भी वो 40 पे अटक गए थे। तो हरियाणा के मतदाता का एक अपना मिजाज है, वो बहुत ज्यादा शोर से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो फिर उनको उस शोर मुझे तो लगता है कि हरियाणा एक बहुत बढ़िया केस स्टडी है सारे पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट हैं। चौंकाता है इस बार देखिए भारतीय और मुझे लगता है इसमें एक थीसिस और रिसर्च होनी चाहिए कि भाई कैसे ऐसा आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी इस बार एकदम शांत बैठी थी, एकदम शांत, कोई संख्या का दावा नहीं, कोई कुछ नहीं। आप 19 से तुलना कीजिए, इस बार 19 में जो भूमिका भारतीय जनता पार्टी निभा रही थी लगभग वैसी ही भूमिका इस बार कांग्रेस निभा रही थी। उनके नेताओं के बयान भी वैसे आ रहे थे, कोई मंच पे लात मार रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो वो जो माहौल था उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के को जनादेश स्पष्ट देके खुद फिर अच्छा गुरमीत जी, एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि ये जो हम लोग इवेंट देख रहे हैं, हालांकि शपथ ग्रहण इसके पहले भी मैंने भी बहुत सारे देखे, 19 का भी शपथ ग्रहण मुझे याद है, लेकिन क्या ये जो जीत की हैट्रिक है ये उसका सेलिब्रेशन है, या 2 स्टेट में जो इलेक्शन है वहां के लिए संदेश भी है, या दोनों चीजें हैं? क्योंकि एक बहुत ग्रैंड हम लोग देख रहे हैं कि सेलिब्रेशन हो रहा है। नहीं, सारे एनडीए को बुला रहे हैं, सारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं। देखिए कल पगड़ी भी सबको एमएलए को बंधवाई, अनिल विज को तो शायद उन्होंने नहीं बांधी हुई थी, जितना मैंने एक फोटो सुबह देखा, मैं अभी देखने की कोशिश कर रहा था, कल भी ये वो थी। लेकिन उन्होंने एक शो के तौर पे, पहली बात तो इवेंट बनाने में मोदी जी का या भारतीय जनता पार्टी का उनके नेतृत्व में कोई सानी है नहीं, तो इवेंट वो बना देते हैं। दूसरी बात ये है कि इस बार जो ज्यादा है, जैसे मैंने कहा कि हैट्रिक से हैट्रिक तो भारतीय जनता पार्टी ने और राज्यों में भी बनाई है। आप गुजरात में भी हैट्रिक बनाई है, मध्य प्रदेश में भी बनाई है, और 12 राज्यों में भी बनाई है। लेकिन उससे ज्यादा जो मुझे लगता है कि जो लोकसभा चुनाव के बाद जो विपक्ष के हौसले बहुत उड़ान पे थे, उनको पंचर करने के लिए, और फिर जो आपने बात कही कि 2 राज्यों में, देखिए आफ्टर ऑल आज जो शपथ ले रहे हैं नायब सैनी, कल भी मैं किसी से कह रहा था कि पिछली पारी जो थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें तो वो नाइट वॉचमैन की भूमिका में आए थे वैग एंड में। लेकिन वो नाइट वॉचमैन में अब उन्हें इतना श्रेय मिला नेचुरली सरकार में आने का, कि अब वो नाइट वॉचमैन से सीधा ओपनिंग बैट्समैन के तौर पे आए हैं ना, जैसे सहवाग आते थे, अब वो पूरी इनिंग उनके पास है। पिछली बार तो उनको खेलने के लिए ओवर ही 10 ओवर मिले या 5 ओवर, जैसे नाइट वॉचमैन शाम को आता है और उसको मिलते हैं, तो उनकी भूमिका एकदम बदली है। तो वो सब है, लेकिन ज्यादा जो केंद्रीय नेतृत्व का इंटरेस्ट है, देखिए अमित शाह को यहाँ भेजना ऑब्जर्वर के तौर पे, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिनसे वो इस इवेंट का महत्व बताना चाहते थे। अनिल विज से नाम प्रपोज कराना, वो तो पहले भी रामविलास शर्मा से नाम प्रपोज कराया था 14 में, आपको याद होगा। ये हमेशा ही होता है पार्टियों में कि जो नेता दावेदार होते हैं उन्हीं से नाम प्रपोज करवाए जाते हैं। वसुंधरा राजे से भी प्रपोज करवा दिया था, वसुंधरा राजे से वहां करवाया। लेकिन अनिल विज का तो इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब नायब सिंह सैनी को बताया गया मनोहर लाल जी के, तो उस समय सर्वत्र ये चर्चा थी। अब हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता उसके भी कुछ कारण ढूंढ रहे हैं, लेकिन उस समय सब जगह ये चर्चा थी कि वो वहां से बैठक छोड़ के चले गए, और ना सिर्फ बैठक छोड़ के चले गए, कुछ उन्होंने टिप्पणियां भी की। इसके बावजूद उनसे उन्होंने नाम प्रपोज करवाया, और कृष्ण बेदी ने साथ में किया। कृष्ण बेदी के भी मंत्री बनने की लगभग संभावना पक्की है। अब तक तो देखिए मैसेज चले गए होंगे आज सुबह, क्योंकि कई बार परिवार के सदस्य भी आना चाहते हैं, क्योंकि अब मुश्किल से 3.5-4 घंटे का समय रह गया शपथ में, तो उसमें अब तक मैसेज, क्योंकि कई वर्कर होते हैं, कई रिश्तेदार होते हैं, उनको बुलाना होता है, तो अब तक तो मैसेज चले गए होंगे। तो अब उसमें थोड़ी देर में वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी, आपके संवाददाता आपको बता देंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कृष्ण बेदी का मंत्री बनना तय था। और इस बार जो इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि सीएम पद को लेकर कोई संशय नहीं था लगभग सभी लोगों में। ये था कि सीएम पद पे कोई चौंकाने, हालांकि कुछ अटकलें लगी थी जब अमित शाह आए कि जी कुछ कर रही है भारतीय जनता पार्टी, चौंकाएगी, ये होगा वो होगा, लेकिन वो नहीं था। अब जो ज्यादा दिलचस्पी है, जो सबसे अधिक लोगों में दिलचस्पी है, वो एक तो कि किस किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जगह मिलती है, क्योंकि हर आप एमएलए को तो जगह दे नहीं सकते। अगर आपके 48 जीते हैं तो आप 13 या 14 लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं, 1 या 2 सीट खाली भी आप रखते हैं, तो इसलिए अगर आप और प्रदेशों की तरह क्या डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला भी हरियाणा में नहीं रहेगा? वही मैं उसी पे आ रहा था कि सबसे ज्यादा दिलचस्पी लोगों की इसी बात में है, और ज्यादा अटकलें इसी बात पे लग रही है, क्योंकि राजस्थान में भी उप मुख्यमंत्री बनाए, मध्य प्रदेश में भी उप मुख्यमंत्री बनाए,
तो उस वजह से जो 2 राज्य पीछे भारतीय जनता पार्टी ने जीते। अब वही एक बड़ा प्रश्न है। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी में अगर हम स्टेचर की बात करें तो निश्चित ही अनिल विज ही सबसे सीनियर नेता है। लेकिन क्या वो नायब सैनी के, अब उन्होंने नाम तो प्रस्ताव कर दिया, लेकिन जब वो चुने गए थे, ये बातें देखिए, मैं कल भी कहीं कह रहा था कि अनिल विज को जो अंबाला, देखिए रामविलास शर्मा की टिकट कटी ना, अनिल विज की टिकट क्यों नहीं कटी? अनिल विज की टिकट इसलिए नहीं कटी क्योंकि अंबाला कैंट में भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि उनके अलावा कोई और व्यक्ति नहीं है जो जीत जाए। अदरवाइज कट जाती अगर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमने जितनी वर्किंग स्टाइल देखी है भारतीय जनता पार्टी की या मोदी जी की, चंडीगढ़ में भी जब वो यहाँ थे, ये इस चीजों को, ये चीजें ऐसे नहीं है कि यहाँ नजरअंदाज कर जाती है। यहाँ हमेशा ये कहा जाता है कि जिसके नाम के आगे कांटा लग गया वो लग गया, फिर वो आगे नहीं आता उतना, जितना वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले। तो अब आज जो सबसे दिलचस्प सवाल है वो यही है कि क्या अनिल विज, हालांकि कल तो उन्होंने ये भी कह दिया कि चौकीदार भी मुझे बनाएंगे तो मैं तैयार हूं, तो अब तो वो लगातार यही बयान दे रहे हैं, और वो तो शपथ नाम तो उन्होंने प्रस्तावित कर ही दिया। अब मेन बात यही है, सबसे जो पहला सवाल तो ये है कि सीनियरिटी के हिसाब से क्या लगता है भाई, विधानसभा अध्यक्ष क्या उनको बनाया जा सकता है? क्योंकि सबसे बिल्कुल बनाया सीनियर जा तो है सकता वो। है, बिल्कुल बनाया जा सकता है, लेकिन आप सब जानते हैं कि विधानसभा का जो अध्यक्ष है उसका पद केवल एक गरिमापूर्ण पद है। उसमें जो जनता से जुड़े रहने का, बल्कि कई बार तो आप एक सीमा में बन जाते हैं। ऑल्दो आजकल स्पीकर उस तरह से बयान वगैरह दे देते हैं पार्टी लाइन पे भी, लेकिन अनिल विज तो बहुत बयान बहादुर, आप जानते हैं उनको कहते हैं, उनके 2 ही नाम प्रसिद्ध थे, एक बयान बहादुर और एक गब्बर। तो अब गब्बर वाली तो उनकी वो निकल गई बात थोड़ी, है ना, हाईकमान ने पंचर कर दी और वो अनुशासन में आए हैं कल। लेकिन अब जो बयान बहादुर, अगर वो स्पीकर बन जाते हैं तो उनके लिए ये तो ठीक है। मैं आपको बताऊं, अनिल विज में कई खूबियां हैं। अनिल विज तो गाने भी गा देते हैं, मीडिया के लिए तो बहुत वो मसाला उनके पास रहता है। गुरमीत जी, मैं आपके पास थोड़ा वापस लौट रहा हूँ। एक महत्वपूर्ण तस्वीर है, जरा दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए, वाल्मीकि मंदिर पहुंचे हैं नायब सैनी। आज शपथ ग्रहण होना है, लेकिन उसके पहले देखिए वाल्मीकि मंदिर में मौजूदगी है नायब सिंह सैनी की, और यहाँ पर नायब सिंह सैनी अभी पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गहमा गहमी अभी आप देख सकते हैं, और सीएम यहाँ पर पहुंचे हैं, ये जानकारी फिलहाल मिल रही है, तस्वीरों के जरिए भी आप देखिए। तो आज शपथ ग्रहण होना है, लेकिन देखिए संदेश हर एक तस्वीर का अपने आप में होता है। वाल्मीकि मंदिर पहुंचना यहाँ पर मुख्यमंत्री का शपथ से पहले, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। और इसके पहले भी आपको याद हो, आप देखिए जिस दिन वोटिंग थी या जिस दिन काउंटिंग थी, उस समय भी आप देखिए कि सीएम की जो मौजूदगी थी वो कहाँ कहाँ पर थी। तो तस्वीरें, जैसा कि लोग कहते हैं कि बहुत कुछ कहती हैं, वो ये तस्वीरें भी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आज एक भव्य आयोजन आप देख रहे हैं कि पंचकुला में किया गया है। पूरा एनडीए आप एक तरीके से कह सकते हैं कि वहाँ पर जुट रहा है। तकरीबन 50,000 लोग वहाँ पर रहेंगे, और उस बड़े इवेंट से पहले आप देखिए मुख्यमंत्री की मौजूदगी कहाँ कहाँ पर है। तो आज ये वाल्मीकि मंदिर पहुँचे हैं नायब सिंह सैनी, जहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ में आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली की भी मौजूदगी है। तो वाल्मीकि मंदिर में अभी पहुँचे हुए हैं नायब सिंह सैनी। तो एक संदेश यहाँ से भी आप देखिए कि जनता को भी जा रहा है, और मुख्यमंत्री की मौजूदगी अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट करते हुए दिखा रही है। तो आज ताशपोशी है नायब सिंह सैनी की, और यहाँ पर पहुँचे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, क्योंकि शुरुआत कार्यक्रम की 11 बजे से होनी है। शपथ से पहले मुख्यमंत्री वाल्मीकि मंदिर में पहुँचे हुए हैं, जहाँ की तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज एक तरीके से आप कह सकते हैं पूरे देश की निगाहें पंचकुला पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आज यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री से लेकर के बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज आपको यहाँ पर दिखेंगे। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आपको दिखेंगे, डिप्टी सीएम आपको दिखेंगे। आज नायब सिंह सैनी, ऐसा हो रहा है कि दूसरी बार शपथ लेने वाले हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार अपने हरियाणा के अंदर बनाई है। लेकिन उसके पहले अलग अलग जगहों पर मौजूदगी मुख्यमंत्री की अपने आप में बहुत कुछ कहती है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली साथ में मौजूद हैं, और खुद नायब सिंह सैनी की भी मौजूदगी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि के आप देखिए उनकी प्रतिमा पे माल्यार्पण करते हुए, उनको पुष्प अर्पित करते हुए, और संदेश इन तस्वीरों के आप अपने हिसाब से समझिए, मायने बहुत खास हैं। तो मुख्यमंत्री वाल्मीकि मंदिर पहुंचे हुए हैं, जहाँ की तस्वीरें समय आपको दिखा रहे हैं। तो आज सारा दिन आप इंडिया न्यूज़ पर देखेंगे, एक एक तस्वीर इंडिया न्यूज़ हरियाणा आपको दिखाएगा, क्योंकि आज का दिन हरियाणा के लिए बेहद अहम है, और हरियाणा के ज़रिए जो देश की राजनीति में एक संदेश जा रहा है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके जो तमाम सियासी मायने हैं उसको लगातार हम लोग समझते रहेंगे, और हरियाणा
में आज क्या कुछ हो रहा है, एक एक तस्वीर के जरिए हम आपको दिखाते रहेंगे। तो ये तस्वीरें हैं जो कि अभी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं जहाँ पे वाल्मीकि मंदिर में मौजूदगी अभी नायब सिंह सैनी की, और इसके बाद यहाँ से आगे के कार्यक्रमों में भी आप मुख्यमंत्री को देखेंगे, क्योंकि आज पूरा दिन एक व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है। तकरीबन 1:15 बजे के आसपास से बताया जा रहा है कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निगाहें इस बात पर भी रहेंगी कि और मंत्रिमंडल में कौन कौन ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको मौका मिलेगा, शामिल उसमें कौन कौन होंगे, क्योंकि 36 बिरादरी का वोट अगर भारतीय जनता पार्टी को मिला है तो फिर वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, हर क्षेत्र को किस तरीके से यहाँ पर जो मंत्रिमंडल है उसमें जगह मिलेगी। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आज पूरा दिन इंडिया न्यूज़ हरियाणा की निगाहें रहेंगी। तो हर एक महत्वपूर्ण तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त भी आप देखिए नायब सिंह सैनी वाल्मीकि मंदिर पहुंचे हुए हैं, जहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम करते हुए, उनको नमन करते हुए, उनको पुष्प अर्पित किए हैं। और साथ में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी और अपनी धर्मपत्नी के साथ आप देखिए। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और आज होना है शपथ ग्रहण, इस पर लगातार सबकी निगाहें बनी हुई हैं। इस शपथ ग्रहण के भी बहुत सारे मायने हैं। देखिए, रामायण जो पुस्तक है वो उनको भेंट की गई है यहाँ पर, और कुछ बताते हुए वहाँ पर मौजूद। तो संदेश साफ है, तस्वीरें महत्वपूर्ण हैं, तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। प्रदेश की जनता के लिए भी इसमें संदेश है, देश के लिए भी संदेश है। और क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री अब आज शपथ नायब सिंह सैनी की होनी है, लेकिन आप देखिए सबसे पहले नायब सिंह सैनी महर्षि वाल्मीकि मंदिर पहुंच रहे हैं, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ से भी आगे कई कार्यक्रमों में अभी शिरकत आज नायब सिंह सैनी को करनी है। प्रमुख जो कार्यक्रम है, मुख्य जो कार्यक्रम है, उसकी शुरुआत 11 बजे से पंचकुला में हो जाएगी। शपथ से पहले जो जश्न की तस्वीरें हैं वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जो कि वहाँ पर भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। हरियाणा की लोक संस्कृति और वो भी आपको उसके जो रंग है देखने को इन कार्यक्रमों में मिल रहे हैं। और उसके बाद तमाम राजनीतिक परिदृश्य हैं, उसकी तस्वीरें भी आपको आज लगातार सारा दिन देखने को मिलेंगी, क्योंकि आज बड़े दिग्गजों की मौजूदगी है। आज बड़े वो तमाम चेहरे जिनको राजनीतिक तौर पर आप जानते हैं कि विशेष उनका महत्व है, वो सब आपको आज हरियाणा में देखने वाले हैं। तो इसलिए आज का दिन है बेहद खास। और हरियाणा में आज है नई सरकार के गठन का दिन। और उसके पहले आप देख रहे हैं कि नायब सिंह सैनी महर्षि वाल्मीकि मंदिर पहुंचे हुए हैं, जहाँ की तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि मंदिर में पहुँच करके उन्होंने भगवान वाल्मीकि को नमन किया है, उनको प्रणाम किया है, पुष्प अर्पित किए हैं, उनको वहाँ पर रामायण भेंट की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अब यहाँ से शायद बाहर की ओर जाते हुए ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। और आज इंतज़ार है सबको पंचकुला में आज दशहरा ग्राउंड पर होने वाले उस कार्यक्रम का, जहाँ से आज नई सरकार में मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी दूसरी बार शपथ लेने वाले हैं। तो हरियाणा के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि नई सरकार आज गठित होगी। और नई सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल में चेहरे कौन से होंगे वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि आगे जो तमाम वायदे भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता से किए हैं उसको किस तरीके से धरातल पर उतारा जाना है, उसको लेकर के जो काम है वो शुरू होंगे प्रदेश के अंदर, क्योंकि अब जो वायदे किए हैं उनको पूरा करने की बारी है। और यहाँ से आगे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलेगी, उसका क्या स्वरूप रहेगा, क्या प्रारूप रहेगा, ये सब देखना उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक संदेश है इस सभी जगहों पर जाकर के देखिए नायब सिंह सैनी के द्वारा। और आज महर्षि वाल्मीकि मंदिर पहुंचे हैं नायब सिंह सैनी। हालांकि मीडिया कोशिश लगातार कर रहा है कि मीडिया बाइट उनकी हो, बताएं क्या कहना चाहते हैं आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर। लेकिन तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं महर्षि वाल्मीकि मंदिर के, जहाँ पर नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं। तो ये सीधी तस्वीरें महर्षि वाल्मीकि मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद वहाँ से बाहर जाते हुए परिवार के साथ। आपको बता दें कि आज दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं, साथ में उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की भी मौजूदगी है। तो दर्शन नायब सिंह सैनी ने यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि मंदिर में किया। प्रेसवाला कोई होगा तो आ जाएगा। ये लो। कितना बड़ा दिन है आज, वाल्मीकि जी का प्रगट दिवस है और आज आप शपथ ले रहे हैं। दिन की शुरुआत जो की है आज वाल्मीकि जयंती के दिन वाल्मीकि मंदिर से की है, क्या मैसेज देने की कोशिश है? मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज
भगवान वाल्मीकि जी की जयंती है। एक ऐसे महापुरुष जिसने सर्व समाज को एक रास्ता दिखाने का काम किया है, जिन्होंने इस समाज में फैली हुई कुरीतियों को समाप्त करने का, एक संदेश देने का समाज को कार्य किया है। आज मेरा परम सौभाग्य है कि आज शपथ ग्रहण समारोह में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ शपथ ग्रहण में आ रहे हैं। आज भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जयंती है। मुझे अवसर मिला है भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में शीश नवाने का और उन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के हमारा हरियाणा प्रदेश आगे बढ़े। आज मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कि कहीं ना कहीं दलित समुदाय केवल वोट बैंक नहीं है, बल्कि उनको असली रूप में पूजती बीजेपी है। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी है, सभी महापुरुषों की जयंतियों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का अवसर, गौरव अगर मिला है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर मिला है। सभी महापुरुष हमारे लिए आदरणीय हैं और उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का दायित्व ये हमारी सरकार का है। समाज को जो वो एक मार्ग दे करके गए, एक दर्शन दे करके गए, उस मार्ग को आगे बढ़ाने का और उस मार्ग के ऊपर चलने का कार्य वो हम करेंगे। मैं सभी को भगवान वाल्मीकि जी महाराज के जयंती के अवसर की बहुत बहुत जयंती की बधाई देता हूँ। कितने लोग शपथ ले रहे हैं सर आज? देखिए, आपको सारा कुछ अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। नहीं, अभी चल जाएगा। अभी आपको सभी पता चल जाएगा। कुछ देर का ही समय है और उस समय के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। नई सरकार का गठन हरियाणा प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं के ऊपर, ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। और आज ये पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भी हमारे हरियाणा के लोगों ने, 2,80,00,000 लोगों ने इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी आस्था को जताते हुए हरियाणा को ऊपर एक बड़ा विश्वास और मोदी जी के ऊपर एक बड़ा विश्वास किया है। ये मोदी जी की नीतियों का परिणाम है। मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और उनका स्वागत करता हूँ। जारी हो जाएंगे। देखिए, क्योंकि वो मैंने जब चुनाव चल रहा था, बच्चों के हमारे कमीशन ने रिजल्ट तैयार कर दिए थे, वो रिजल्ट जारी करने थे, परंतु कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से उन बच्चों के साथ खिलवाड़ किया और उन्होंने कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाकर के, कोर्ट में जाकर के उसके ऊपर रोक लगवाने का काम वो कांग्रेस पार्टी ने किया। हमने तब कहा था कि हम शपथ लेने से पहले उन बच्चों के वो कमीशन रिजल्ट जो तैयार किए हैं वो निकालेगा। आज उन सब बच्चों के वो रिजल्ट जारी हो जाएंगे। 24,000 बच्चे हैं जिनके रिजल्ट तैयार थे, क्योंकि ये कमीशन की ड्यूटी है। इसके ऊपर राजनीतिक कोई भी दबाव नहीं है किसी प्रकार का। और ये स्वतंत्र, बिना पर्ची, बिना खर्ची के आज युवाओं को, एक गरीब परिवार का बच्चा भी बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी लग रहा है। और इसका एक बड़ा युवाओं के अंदर विश्वास जगा है कि यही वो सरकार है जो हमारे विश्वास को कायम रखती है
और उसी विश्वास को आगे बढ़ाने का काम हरियाणा प्रदेश के युवाओं ने 5 किया साल है। आपके पास है, संकल्प पत्र जो है वो उसको पूरा करेंगे, क्योंकि लगातार जो वादे किए गए थे संकल्प पत्र के अंदर थोड़ा दिन मिले थे, उस समय आपको 54 दिन मिले थे, अब 5 साल मिल रहे हैं। पूरे के पूरे संकल्प पत्र को जो हमने कहा है, जब हमने ये जारी किया था, मैंने तभी कहा था हमारा 2014 का संकल्प पत्र देख लीजिए, हमारा 2019 का संकल्प पत्र देख लीजिए, हमने हूबहू उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है और ये संकल्प पत्र भी हमारी सरकार पूर्ण रूप से पूरा करेगी। और जब जब भी हम इसके ऊपर कोई संकल्प पत्र के निर्णय को पूरा करेंगे, आप लोगों से बात को जरूर शेयर करेंगे। चंडीगढ़ में और डिप्टी सीएम यहाँ आ रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए ये बड़ा गर्व की बात है, हरियाणा के लिए भी गर्व की बात है कि आज शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के तमाम बड़े नेता और पूरे देश के एनडीए के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वो सभी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं और उसके बाद एनडीए के सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक भी है। सीएम साहब जो आपने भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा सवाल है, क्या नियुक्ति पत्र देने का भी कोई कार्यक्रम है आज भी? नहीं सीएम साहब जो आप कहते थे कि 24 घंटे दरवाजे खुले रहेंगे, अभी भी खुले हैं। कहीं ना कहीं अभी भी मैं 150 लोगों को सुबह सुबह मिल करके आया हूँ। और एक वो मंजे डलवाने वाला काम था, वो भी अभी जारी रहेगा। मंजे तो डाल दिए थे पहले। यहाँ पर नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए महर्षि वाल्मीकि मंदिर दर्शन उन्होंने आज महर्षि वाल्मीकि मंदिर में किए, पूजा अर्चना की। मीडिया से मुखातिब होते हुए कई अहम बातें उन्होंने कही। 24,000 युवाओं को जो नौकरी दी जा रही है उस विषय पर भी उन्होंने कहा, क्योंकि ये पहले ही हमने कहा था, चुनाव से पहले ही ये रिजल्ट जारी हो जाने थे, लेकिन अब चूंकि इस पर रोक लगा दी गई थी, इसलिए जो वादा हमने किया उसको हम पूरा कर रहे हैं। बिना पर्ची खर्चे के हमने नौकरी देने का वादा किया था और उसको आज हम कंप्लीट कर रहे हैं, उसको हम पूरा कर रहे हैं। और वो 24,000 युवाओं को आज उनके जो नौकरी का रिजल्ट है वो जारी हम कर रहे हैं, ये बात उन्होंने कही। इसके अलावा ये भी उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो में अपने वादे किए हैं उसको भी हम पूरा करेंगे। एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, उस पर भी उन्होंने कहा कि इस सभी के लिए गर्व का विषय है और प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री की नीतियों को हम और आगे बढ़ाएंगे। विकसित भारत बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया है उसमें विकसित हरियाणा का भी योगदान रहेगा। हम उन तमाम वादों को पूरा करेंगे, ये बात नायब सिंह सैनी ने कही। लेकिन तस्वीरें महत्वपूर्ण हैं। आज महर्षि वाल्मीकि जयंती है और इस अवसर पर आज वाल्मीकि मंदिर पहुंच करके उन्होंने सबसे पहले दर्शन पूजन किए हैं और उसके बाद आगे के कार्यक्रम में वो शिरकत करने के लिए यहाँ से रवाना हो गए हैं, क्योंकि आज एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। 11 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री का आगमन, उसका इंतज़ार है। फिर अमित शाह की मौजूदगी रहेगी, बीजेपी के और बड़े नेताओं की यहाँ पर मौजूदगी रहेगी। बीजेपी शासित जो राज्य हैं या एनडीए शासित जो राज्य हैं उन सभी जगहों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आज आप देखेंगे कि यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं जो कि हम आपको अभी दिखा रहे थे, लेकिन ये स्पष्ट है कि जो संदेश है वो यहाँ से साफ तौर पर दिखता हुआ नजर आ रहा है, जो कि तस्वीरों के जरिए भी अभी आप देख रहे थे। गुरमीत जी लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से मैं गुरमीत जी का रुख कर लेता हूँ। गुरमीत जी, तस्वीरें हम लोग दिखाते रहेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री तो अभी महर्षि वाल्मीकि मंदिर भी गए, उन्होंने दर्शन पूजन भी किया। आज जयंती है इसलिए उन्होंने दर्शन किया। एक तो इन तस्वीरों को थोड़ा सा आप अपने नजरिए से बताइए, आप इसको कैसे देख रहे हैं, और फिर हम लोग आते हैं जो चर्चा हम लोग कर रहे थे अनिल विज को लेकर के, या फिर चेहरे क्या हो सकते हैं। गुरमीत जी, भारत का जो जनमानस है वो प्राइमरीली मुख्य तौर पर एक धार्मिक मनोस्थिति रहती है ना। तो राजनेता भी हमेशा उनकी अपनी आस्था भी होती है और प्लस जैसे आपने कहा एक मैसेजिंग भी होती है। केवल यही नहीं, वो तो आसाम तक भी जाए, ये तो चलिए पास में गए। आसाम में भी मोहनलाल बलौली और नायब सैनी दोनों ही चुनाव से पहले भी गए। जो कामाख्या पीठ है, आप जाते हैं, जो बहुत प्रसिद्ध स्थल है गुवाहाटी में, जो मंदिर है कामाख्या माता का, वहां तो वैसे बलि भी चढ़ती है। पता नहीं बलि तो चढ़ा के आए या नहीं, लेकिन ये है कि वो वहां पर भी जाके आए और रिजल्ट आने के बाद भी जाके आए। और काउंटिंग वाले दिन और मतदान वाले दिन लगातार वो ये चीज करते रहे। और वाल्मीकि समाज में देखिए, एक मैं आपको विशेष बात बताऊं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था
आरक्षण को लेकर, जिसपे उन्होंने ये कहा था कि आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं शेड्यूल कास्ट के अंदर भी आगे, जी, या जी। एसटी के अंदर भी। हरियाणा में एक समय में भजनलाल जी ने ये क्लासिफिकेशन किया भी था और बाद में वो कोर्ट से उड़ गया था, लेकिन अब कोर्ट ने उसकी इजाजत दे दी है। तो क्योंकि दलित समाज के अंदर भी दो वर्ग माने जाते हैं मुख्य चलिए तौर गुरमीत जी, पर। मैं आपको रोक रहा हूं। एक बार यानी हरियाणा के कार्यकर्ता का, सैनी साहब का बहुत बहुत अभिनंदन। चलिए, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे क्योंकि आज इस तरह की मीडिया बाइट्स आती रहेंगी और ये बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सुनते रहे हम लोग कि आज राजनेता क्या कह रहे हैं, इसके संदेश क्या जा रहे हैं। गुरमीत जी, अपनी बात कंप्लीट करें। तो मैं ये कह रहा था कि वो एक बड़ा मुद्दा है और ऐसा लगता है कि जो दलित वोट बैंक है उसको बीजेपी ने इस चुनाव में साधा है, जो लोकसभा चुनाव में उतना नहीं आया। और उसमें जो वाल्मीकि समुदाय है, इसीलिए कृष्ण बेदी उस समुदाय से आते हैं, उनको मंत्री बनाने की भी काफी चर्चा। इस बार वैसे आपकी जानकारी के लिए कृष्ण नाम बड़ा लकी होने वाला है क्योंकि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में जिसका भी नाम कृष्ण है वो सभी मंत्री की रेस में माने जा रहे हैं और कम से कम 2 कृष्ण तो जरूर आएंगे, ऐसा अनुमान है। क्योंकि देखिए, एक कृष्ण लाल पवार हैं, वो सीनियर हैं, राज्यसभा की सीट से उन्होंने इस्तीफा दिया है। वो पहले भी मंत्री रहे हैं, चौटाला साहब की पार्टी में भी रहे, तब भी रहे हैं, तो वो काफी सीनियर हैं, उनका मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। इसी तरह कृष्ण बेदी नरवाना से सीट बदल के भी जीत के आए हैं और वो आप जानते ही हैं कि बहुत ज्यादा करीब माने जाते मनोहर लाल जी के, और वो राजनीतिक सलाहकार भी रहे। जब चुनाव हार गए तो भी उनको उन्होंने जिम्मेदारी दी और उससे पहले मंत्री रहे मनोहर कैबिनेट में 14 से 19 में। और फिर उसके अलावा जो जींद के एमएलए, उनका नाम भी कृष्ण से शुरू होता है। और फिर एक आपको मैं और बताऊं कि जो बावल से एमएलए हैं कृष्ण कुमार, जो पहला चुनाव लड़े हैं, जिन्होंने एमएल रंगा को हराया है, तो वो भी कृष्ण है। तो इस बार ये आप मान के चलिए कि कम से कम 2 कृष्ण, इतना तो मैं जरूर तुक्का लगा सकता हूँ कि 2 कृष्ण तो जरूर आएंगे। हो सकता है ज्यादा भी आ जाए, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ज्यादा कृष्ण भी हो सकते हैं। तो वो भी रामकृष्ण का, आपको पता है ईश्वर के नाम हमारे यहाँ भारत में तो जो लोगों के नाम भी होते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें भी ज्यादातर अगर अधिसंख्य ऐसे मिलेंगे जिनमें या तो राम आता है नाम के में, या कहीं कृष्ण। पहले या बाद में, या कृष्ण आता है, तो कृष्ण स्वाभाविक बात है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक मैसेजिंग होती है और आशीर्वाद लेना भी चाहिए, नो डाउट। ईश्वर की कृपा से ही इतना बड़ा इनको एक इतना बड़ा मौका मिला है। कोई उनको उतनी गंभीरता से उससे पहले नहीं ले रहा था, सबको यही लग रहा था कि वो तो बलि का बकरा बना दिया, या जैसे मैंने कहा नाइट वॉचमैन बना दिया, और बड़े कम उम्र के हैं। अगर आप देखिए, अगर आप जो मुख्यमंत्री पद के कांग्रेस के दावेदार से उनसे तुलना करें तो लगभग 25 साल का या 20 साल का तो अंतर है ही, 54 साल के संभवता हैं। तो इनके पास बहुत लंबा समय है और कास्ट उस परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी वो आगे जा सकते हैं। और आज का दिन भी जो वाल्मीकि जयंती छुट्टी का दिन है, तो वो उस हिसाब से उन्होंने एक मैसेजिंग देने का काम किया। और ऐसा लगता है मुझे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये जो क्लासिफिकेशन है नौकरियों में, इसको आगे बढ़ाकर इसको और पक्का करने की कोशिश करेगी, क्योंकि दलितों में ये भावना रहती है कि एक जो समुदाय है उसको राजनीति में भी ज्यादा हिस्सा मिला, उसको नौकरियों में भी ज्यादा हिस्सा मिला। तो इस वजह से एक वो मुद्दा है। और दूसरा, महिलाओं का तो मैंने आपको बताया, जो वादा किया है स्कूटी वाला, जो लड़कियों के लिए वादा किया है। पहले नीतीश कुमार ने साइकिल वगैरह दी थी, लेकिन स्कूटी का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और हरियाणा की जो स्थिति है, वो आप जो भी कहें, वो अगर पड़ोसी राज्यों नहीं तो से गुरमीत जी, तुलना ये करें तो स्कीम बड़ी हिट हो रही है क्या या भारतीय जनता पार्टी को? मध्य प्रदेश में हम लोगों ने देखा लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई वहां पर। इसी तरह की एक स्कीम मुझे याद आ रहा है शायद महाराष्ट्र में भी शुरू कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, और अब महिलाओं को यहां पर भी पैसे देने की बात हरियाणा के अंदर। क्या ये समझ रही है भारतीय जनता पार्टी की इससे महिलाओं को अच्छा वो कनेक्ट कर पा रही है, इसलिए इस तरह की योजनाएं भी दिख रही हैं? वो सेम वादा, देखिए आजकल सीधी सी बात है, चाहे वो कांग्रेस ने भी उसको अपने उसमें शामिल किया था। एक जो, चाहे प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की बात की थी, आजकल इस बात पे बहुत जोर है कि डायरेक्ट ट्रांसफर हो जो बेनिफिट है ना। तो राहुल गांधी भी बहुत बोलते हैं हमेशा कि हम इतना पैसा देंगे, खटाखट वाला आपने सुना होगा, लोकसभा के चुनाव के दौरान बहुत चर्चित हुआ था वो। तो बाकी पार्टियां भी उसमें पीछे नहीं होती हैं और हर पार्टी ये चाहती है। तो डायरेक्ट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट, जिसे डीबीटी कहते हैं हम, तो वो करने की बात है। तो वो, लेकिन वो कब करेंगे वो अभी देखने की बात है। बुढ़ापा पेंशन की बात है, जैसे मैंने कहा, उनका जो संकल्प पत्र था भारतीय जनता पार्टी का, उसको आज अभी जब मैं आपकी बाइट भी सुन रहा था, तो उसमें भी ये बात थी कि उन्होंने ये कहा था कि हमने हूबहू लागू किया था पहले भी और अब भी हम करेंगे, नायब सैनी साहब कह रहे थे वहां पर। तो वो सब चीजें हैं। लेकिन आज का दिन तो देखिए, अब तो दिलचस्पी जो अभी सब, क्योंकि किसी भी समय पर आप जानते हैं कि आपके पास नाम आ जाएंगे, किसी भी समय पे, आप किसी भी क्षण में, क्योंकि
नायब सैनी ने भी अभी कहा कि ये बहुत जल्दी पता लग जाएगा, उन्होंने तो नहीं लिया, क्योंकि अब वो चीज फाइनल हो चुकी होती है। और जैसे मैंने कहा, राज्यपाल के पास भी सूची, ऐसा नहीं होता कि राज्यपाल वहां आ रहे हैं और आप वहां उन्हें पर्ची पकड़ा रहे हैं, तो नेचुरली राज्यपाल के पास जाती है, फिर स्लिप्स बनती हैं। चीफ सेक्रेटरी आप जानते हैं उसका संचालन करते हैं मंच का, यानी शपथ समारोह का, और उसमें बाकायदा वो लेटर फिर पूछा जाता है मंत्रियों से कि आप हिंदी में शपथ लेंगे या अंग्रेजी में लेंगे। ये सब चीजें होती, कोई संस्कृत में भी कई बार ले लेता है। तो वो इसलिए ये सब तैयारियां अब वो चल रही होंगी इस समय, जो लास्ट मिनट पे होती हैं। तो अब लगभग ये तय हो सकता है, पोर्टफोलियो बाद में आ जाए, वो अलग बात है। जहां तक मंत्रियों की बात है, देखिए 13 कुल मंत्री हो सकते हैं, कई बार 13+1 कहते हैं, कई बार 12+1 यानी मुख्यमंत्री को मिला के कहते हैं, क्योंकि 15% का रूल है। तो आज मुझे लगता है कि 10 मंत्री या 11 मंत्री हो सकते हैं, 1-2 स्लॉट, क्योंकि हमेशा ही हर पार्टी ये चाहती है कि अगर कोई आदमी में बहुत असंतोष हो तो उसको एक उम्मीद देने के लिए एक आध स्लॉट जो है वो खाली भी रहते हैं। तो अभी तो इस समय, इस मोमेंट पे अगर आप मेरे से पूछेंगे तो सबसे ज्यादा दिलचस्पी सारे प्रदेश की, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी लोग जीत के आते हैं, आप जानते ही हैं कि जब बड़े नेता जाते हैं, मान लो अमित शाह भी कहीं जाते हैं, तो वो कहते भाई इनको आप जिता देना, बाकी इनको बड़ा आदमी मैं बना दूंगा, है ना, या मंत्री में। तो सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीती है, इसके अलावा इंडिपेंडेंट जो लोग हैं उनमें भी आप जानते हैं कई बार, हालांकि इनको जरूरत नहीं है इस समय मेजॉरिटी के लिए, लेकिन फिर भी एक मैसेजिंग की बात जैसे मैंने कहा वो करने के लिए हो सकता है वो भी। तो उसमें भी 3 आप जानते हैं एमएलए जीते हैं, और तीनों ने ही कल ही जाके राजभवन में जैसे ही मुख्यमंत्री गए, नायब सैनी गए अपना दावा पेश करने, उसके थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री ने तो नेचुरली अपनी लिस्ट दी 48 की। तो बाकी जो 3 लोग जीते हैं, जून, सावित्री जिंदल और देवेंद्र कादियान, वो भी जाके अपना जो समर्थन पत्र है वो दे आए। तो अब देखना होगा कि उनको बिल्कुल। लेकिन गुरमीत जी, एक तो अमित शाह का आना, क्योंकि हम लोगों ने पहली बार देखा पर्यवेक्षक के तौर पर अमित शाह आए, और उसके पहले पर्दे के पीछे बहुत सारी चीजें थी, हालांकि ओपनली कोई पार्टी इसको एक्सेप्ट करती नहीं है। क्या वो चीज डाइल्यूट करी अमित शाह ने, या उनका आना इस चीज का एक संकेत था कि जो हो रहा है केंद्रीय नेतृत्व की से डिसाइड है उसको एक्सेप्ट करी, और वो चीजें ग्राउंड पर भी दिख रही हैं उसी तरह से? देखिए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अमित शाह इसलिए आए कि बगावत ना हो, या राव इंद्रजीत समर्थक एमएलए कुछ कहे ना, या अनिल विज कुछ कहे ना। मुझे नहीं लगता ये बात थी। अनिल विज के इसके अमित शाह जी के लाने का जो पर्पस था वो केवल ये था कि इस इवेंट के महत्व को और ज्यादा मैग्नीफाई किया जाए, कि अमित शाह जाएंगे तो यही चर्चा होगी कि अमित शाह क्यों आ रहे हैं। फिर उनका एक अपना स्ट्रेचर है, तामझाम है, वो जिस तरीके से आते, अब आपने कल भी देखा होगा, बहुत लोग कह रहे थे कि अमित शाह ने इनको मुख्यमंत्री की बधाई देते समय जी उन्होंने नायब सैनी को गले लगा लिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गले नहीं लगाया, बल्कि सीने से लगा रहे थे वो, जिस तरह मैंने ऑब्जर्व किया। तो वो उनका एक स्ट्रेचर है ना। नायब सैनी जो है वो अगर जब उनसे मिल रहे थे तो काफी झुक के मिल रहे थे, तो वो गले लगना नहीं कहते उसको। वो जो एक बड़ा आदमी एक छोटे अपने से छोटे को जिस तरह से सीने से लगाता है, उस तरह की उनकी वो थी। उन्होंने उनकी पीठ पे हाथ भी जोर से मारा, अगर आपने देखा हो तो। ये सब जैसे मैं आप कह रहे थे ना मंदिर जाना, ये सब मैसेजिंग होती है। अब वो मैसेजिंग अगर अमित शाह की जगह मान लीजिए कोई और ऑब्जर्वर होता जिसका कद उस तरह से पार्टी में नहीं होता, या मान लो कोई केंद्रीय वो होता, या उदाहरण के लिए धर्मेंद्र प्रधान होते या कोई होते, तो वो उस तरह से शायद उतना वो मैसेजिंग नहीं होती। तो वो जो एक हाईकमान का एक मैसेज देना, कल आपने देखा होगा कि मनोहर लाल जी भी बगल में बैठे थे, और मुख्य अमित शाह ने ये सारी चीजें करने के लिए अमित शाह की जरूरत थी। वो और कोई अब उसमें जैसे मैंने कहा, लोग जो कह रहे कि किंतु परंतु हो जाता, ये हो जाता, ऐसा नहीं होता। वो तो राव इंद्रजीत ने पहले ही बयान दे दिया था। आफ्टर ऑल वो केंद्र में मंत्री हैं, तो अब वो उन लोगों की सबकी अपनी मजबूरी होती है राजनीति में, जिसके हक में समीकरण बने होते हैं। उस समय कोई विरोध करके अपना क्यों गंवाना चाहेगा, अगर कोई रहा सा चांस है भी तो। हो सकता है वो ये उम्मीद कर रहे हो कि अब उनको आगे कोई अच्छा महकमा मिल जाए, या आगे जब केंद्र में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जब अगला मंत्रिमंडल विस्तार हो तो चलो उनकी जो शिकायत है कि कैबिनेट मंत्री उन्हें नहीं बनाया वो मिल जाए, या अनिल विज को अपना लग रहा होगा। 5 साल एक बड़ा लंबा समय होता है, और उसमें सब लोग इस चीज को समझ के चलते हैं। लेकिन अमित शाह के आने से जो मैंने बताया आपको कि ये जो मैसेजिंग थी, मनोहर लाल जी की सरकार की तारीफ करना, उनकी तारीफ करना, आप अगर ध्यान से मैंने जो देखा, जो फुटेज मैंने टीवी पर देखे आप लोगों के, उसमें अगर आप देखें तो अमित शाह के बगल में मनोहर लाल जी बैठे हैं, बल्कि उनके बगल में ऑब्जर्वर बैठे हैं दूसरे जो मोहन यादव जो, बल्कि एक सीट छोड़ के बैठे हैं।
तो कल के, क्योंकि अब देखिए बहुत ज्यादा जब समय विपरीत होता है, मनोहर लाल जी को बहुत विलेन बनाने की कोशिश की गई सभी के द्वारा चुनाव के दौरान। जितने लोग थे, लोग ये कहते थे जी उनको जान के दूर रखा, पोस्टर नहीं है, ये नहीं है, जहां वो जाएंगे वहां तो पक्का ही हार होगी, और हो गया उल्टा, है ना। तो वो उनको अब जो ड्यू देना जो बात थी, वो उनको ड्यू मुझे लगता है कल अमित शाह के द्वारा दिलवाया गया, क्योंकि अमित शाह ने अपने भाषण में मनोहर लाल जी के काम, जो कार्य संस्कृति बदली और ये सब हुआ, आपने सुना ही होगा, तो वो सब किया, तो उसके लिए अमित शाह का आना जरूरी था, एक मैसेजिंग के लिए। और ये बिल्कुल, लेकिन गुरमीत जी, क्योंकि हम लोग अनिल विज का जिक्र कर रहे थे, अनिल विज को लेकर के क्या नजर आ रहा है? वो स्टेटमेंट तो देते रहते हैं, उन्होंने तो ये भी कहा मेरी इच्छा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। आपने कहा कि अगर बीजेपी में एक बैरियर लग गया या कांटा लग गया तो उससे आगे आप कितना भी हाथ पांव मारिए, आप नहीं हो सकते। अभी पोजीशन उनकी क्या देख रहे हैं? उनकी पोजीशनिंग आपको क्या नजर आ रही है? आपका आंकलन क्या कहता है? हालांकि बीजेपी तो चौंकाती है हर बार। उनके लिए बड़ी एक विचित्र स्थिति है, क्योंकि अनिल विज देखिए मनोहर लाल जी से भी भिड़ जाया करते थे। कई बार रूट के बैठ के साइन नहीं किया करते थे, कई दिन फाइल पड़ी रहती थी सीआईडी के मामले में, आपको सब याद होगा जो हुआ। जब तक वो रहे तो वो अड़ जाते थे, उनकी एक इमेज ये बेबाक बोलने की, गब्बर वाली इमेज, और ये सब रहा है। अब उस इमेज के बाद, क्योंकि नायब जी का उन्होंने विरोध किया जब वो मुख्यमंत्री बने, इस बात में चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो चैनल्स पे मना करते हैं, लेकिन उस समय ये बात बहुत खुल के सामने आई थी। तो अब एक ऐसा बेबाक बयानी जगरने की जिसकी आदत है, वो क्या अपना पूरा वो बदल के मंत्री उनके अंडर में बनना स्वीकार करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। नहीं करेंगे तो फिर क्या स्पीकर के तौर पे जाएंगे? यही दो, तभी तो मैंने कहा कि ये एक बड़ा सवाल इस समय है अनिल विज का। जैसे मैंने कहा, विधानसभा में तो मुझे लगता है वो बहुत वरिष्ठ हैं और वो बल्कि रौनक भी लगा सकते हैं, संभाल भी सकते हैं, लेकिन वो उनके जो बयानों की जो प्रवृत्ति है वो थोड़ी सी विधानसभा में वो हो जाएगी। और प्लस जितना वो जनता से मिलते हैं और जितना उनकी जनता के बीच में एक वो रहती है हमेशा, आप जानते ही हैं उनका फोन करना, उनकी एक अलग, उनकी एक पहचान तो है, इसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि उन्होंने मुख्यमंत्री ना होते हुए भी अपने लिए एक जगह बना रखी है। और इस बार भी बहुत लोग ये कह रहे थे कि चित्रा सरवारा बहुत मजबूत उम्मीदवार है, लेकिन फिर भी वो चुनाव जीत के आए हैं, तो वो उनकी है। तो अब या तो स्पीकर या मंत्री, यही दो सवाल है, या डिप्टी सीएम की बात है। डिप्टी सीएम वाला भी अभी देखिए कोई दावा करना बहुत मुश्किल है जब तक कि ये तय नहीं हो जाता, क्योंकि दोनों तरह के मत चल रहे हैं। एक मत ये चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रयोग लेके चले, और एक मैं आपको सच और बता दूं, जी, असल में अगर आप तकनीकी तौर पे देखेंगे तो केवल ठीक है टैग होता है डिप्टी सीएम का, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर ही है, वो कुछ नहीं है, वो बिल्कुल ही कैबिनेट। अगर एक डिप्टी सीएम को आप डिप्टी सीएम बना के उसको आपने प्रिंटिंग स्टेशनरी का महकमा दे दिया और उसकी जगह एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बना के उसको पीडब्ल्यूडी दे दिया, तो पीडब्ल्यूडी का जो स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री है वो काम के मामले में उससे अधिक ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन फिर भी एक टैग होता है। तो अब आप चलन पड़ चला है और वो सब पार्टियां कर रही है। हिमाचल में आपको जानते हैं कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी किया। आमतौर पर जो दूसरा दावेदार होता है उसको संतुष्ट करने के लिए या कास्ट इक्वेशन के लिए, जैसे राजस्थान में किया तो कास्ट इक्वेशन के लिए किया, क्योंकि वहां पे ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाए तो जो मेन कुछ कास्ट थी उनके उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे ही मध्य प्रदेश में आपने देखा कि मुख्यमंत्री बना, मध्य प्रदेश, तो वो है सब जगह, लेकिन जरूरी नहीं है। मतलब देखिए भारतीय जनता पार्टी के मामले में कभी भी आप ये कहेंगे जी ये पैटर्न है इसलिए वो चौंकाएंगे, जैसे बहुत लोग कह रहे थे कि जी मुख्यमंत्री में भी चौंकाने वाला फैसला हो सकता है, अमित शाह आ रहे हैं। चलिए गुरमीत जी, ये बातचीत हम लोगों की चलती रहेगी। फिलहाल के लिए आपने अपना समय निकाला, हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो आज देख रहे हैं आज का दिन है बड़ा महत्वपूर्ण।